औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, आज सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बाज़गश्त है, काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़बरों के अंदर मौजूद हैं कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के अरकान जो हैं वो इसमें शरीक हुए और इसमें सिक्योरिटी के हवाले से अहम उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। और बाद अज़ां वज़ीर आज़म ने इसी इजलास से खिताब करते हुए वाज़े किया कि सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना एक ख़तरनाक रविश है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का इजलास भी जो है वो इन दिनों जारी है। आज भी एक भरपूर सेशन हुआ, एक गर्मा गर्म सेशन हुआ और इस दौरान जो है वो बजट के हवाले से खुद हुकूमती अरकान की जानिब से तनकीद सामने आई है। वहीं दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से एक तजवीज़ पार्लियामेंट में पेश की गई है कि वो तमाम लोग जो कि इस रियासत का हिस्सा हैं या इस हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको चाहिए कि पहले वो 1000 अरब रुपए जमा करें और उसके बाद आवाम से 78,000 अरब रुपए जमा करने की उम्मीद करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश की है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रायफेड का महल और इसके अलावा बानी PTI बनीगाला और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करते हैं तो उसके बाद मामलात बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि PTI के रहनुमा सीनियर रहनुमा हैं और असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से भी वाज़े तौर पर एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ज़्यादा दिन चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और उसकी वजह यह है कि हुकूमत अपोजिशन को तो बाद में संभाले, पहले हुकूमत से अपने ही इत्तेहादी संभलने में नहीं आ रहे हैं। इसी तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमें मौसूल से ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली हैं डॉक्टर शिजरा मनसब अली साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सेनेटर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। असद कैसर साहब का स्टेटमेंट है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। उन्होंने कहा कि आपसे इत्तेहादी नहीं संभल रहे, अपोजिशन तो आगे जाना बहुत बड़ी बात है और ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। वजह क्या है, समझ से बालातर है? जी, थैंक यू वेरी मच। इनका बयान तो अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि इत्तेहादी हुकूमत कोalition गवर्नमेंट चलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू से ही पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए, जिस वक्त 16 माह की हुकूमत थी तभी भी हमारे बहुत से इत्तेहादी थे जिनको साथ लेके चले और उसकी वजह ये था कि हमारा फोकस, हमारी जमात का फोकस उस वक्त ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। और अभी भी हमने जो कोalition पार्टनर्स बनाए हैं उनके साथ इंशाल्लाह ताला चलेंगे। ज़ाहिर है हर जमात के अपने कुछ उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, उनके कुछ डिमांड्स भी होती हैं। ये एक मुश्किल काम होता है कोalition गवर्नमेंट को लेके चलना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और उनकी तमाम टीम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्क कर रही है और ये गवर्नमेंट चलेगी भी और इंशाल्लाह ताला अपने 5 साल पूरे भी करेगी। बात तो इनको अपनी करनी चाहिए कि इन्होंने अकेले पार्टी होने के बावजूद 3.5-4 साल में पार्टी मुल्क का क्या हाल कर दिया था, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ले आए थे। IMF के साथ जो डील इस वक्त हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, वो इन्हीं लोगों की हुई डील है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी डील समझी जाती है। सबसे मुश्किल तरीन इन्होंने शराइत मानी और फिर खुद ही उसमें से निकल गए। और ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि अब हम और हमारे कोalition पार्टनर्स मिलकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी हो। ठीक है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी हुमायूं मोहम्मद साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? असद कैसर साहब का जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती उन्होंने, अगर आप देख लें अपोजिशन के नज़रिए से तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट चलेगी क्या खाक इस, ये गवर्नमेंट अपने के तो पैर है ही नहीं। ये तो मतलब आप ये समझे ऑक्शन की हुई गवर्नमेंट है, ऑक्शन पे आई है, इनकी क्या वो होगी। अच्छा, अब झूठ ये जिस सफाई से बोलते हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोग अब अनफॉर्चुनेटली अपनी पार्टी का दिफा करने के लिए बोलते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड सेट करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में आई थी, उस वक्त
5.8 के करीब ये छोड़ कर गए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बेसिक अपना जो एक पैराडाइम शिफ्ट किया था कि हम लोग अपनी सारी चीजें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करेंगे। इस दौरान में ऑब्वियसली जब आप अपना पैराडाइम शिफ्ट करते हैं तो कोई भी बिजनेस हो उसमें थोड़ा सा डाउन साइड होता है। आपने देखा होगा इसके बावजूद के 2020 में कोविड आने के बावजूद और 2021 में भी कोविड, ये 1.5 साल कोविड के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 में 5.84 या 5.94 के करीब टच किया था, और उसके अगले साल जो इन लोगों ने खुद किया था उसमें हमारा 6.2 के करीब हमारा जीडीपी था। हमारे एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम थे, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैक्सिमम बूम कर रही थी। ये वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो आज अपनी मशीनें बेच रही हैं। वो मशीनें थी जो हाईएस्ट जो कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो इंपोर्ट्स हो रही थी, जिस पे ये कहते हैं कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा थी। इंपोर्ट इसलिए ज्यादा थी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने इंपोर्ट किया था अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। इंपोर्ट इसलिए ज्यादा थी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 साल से जो 2 लीचें पाकिस्तान को चिपकी हुई है, एक पीएमएलएन की शक्ल में और एक पीपल्स पार्टी के शहर में, जो कि खून चूस कर बाहर एवन फील्ड और जितने भी लीक्स कर ले, विकी लीक्स कर ले, पनामा लीक्स कर ले, पेंडोरा लीक्स कर ले, दुबई लीक्स कर ले, सब पता चल रहा है कि यहां से खून चूस के बाहर जा रहे हैं। इन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना ज्यादा एक चीज कोई भी उठा के देख ले, हर एक चीज में क्या था। अच्छा, मजे की बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसको क्रिटिसाइज करते कि जो हम लोगों ने आईएमएफ के साथ डील किया था। फरवरी 2022 की बात है। आईएमएफ का बयान था कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है। मैं 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, जो 8 मार्च को इन लोगों ने अनाउंस किया था, उससे 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में सिर्फ आधा जो उसके साथ डील किया था, $6.5 अरब की बजाय सिर्फ $3 अरब लिया था, बाकी लिया ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, वैसे आपका पॉइंट आ गया है। मैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँ। कमर जमान कायरा साहब, आप बताइएगा सर, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात 3-4 दिन से यही जो है वो बातें ज़बान ज़र-ए-आम हैं, क्या कहेंगे? ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर हुकूमत अग्री नहीं कर रही, कमेटियों तक बात जा रही है? शुक्रिया जी। पहली गुजारिश तो यह है कि आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात वाज़ेह कर दूं जी। जब भी हुकूमतें बनती हैं तो हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी अकेली हुकूमत बन पड़े और उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए ताकि वो आइन में भी अमेंडमेंट करनी पड़े तो करके अपने मैनिफेस्टो को लागू कर सके, अपने तरीकाकार के मुताबिक रियासत को चला सके। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अक्सरियत की हुकूमत बनती है, अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर आप कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते हैं। बिल्कुल। और कोलिशन गवर्नमेंट्स जब भी बनाई जाती हैं उनके आपस में गवर्नमेंट बनाने से पहले कुछ मुआहदे होते हैं, कुछ बातें होती हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ ख्याल जमातें होती हैं, उनके अपने अपने मैनिफेस्टोज और एजेंडाज होते हैं और आप कॉमनैलिटीज ढूंढ के उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं। ये एक वक्त का जबर होता है। ऐसी ही सूरत हाल मौजूदा इलेक्शन के बाद जब हुई तो हमने मुस्लिम लीग के साथ बैठ के तय किया और इन राइटिंग तय किया कि हम ये चीजें हैं, इसके बारे में जब इत्तेहाद में चलेंगे, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं होंगे लेकिन आप हमारे साथ, हम आपके साथ तावन करके चलेंगे, लेजिस्लेशन में हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप हमें एतमाद में लेके चलेंगे। आप अपने लिए अपनी जमात के मंशूर को लेके चलेंगे तो हमारे मंशूर का भी ख्याल रखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स रखे गए। सही। इसी तरह पीएसडीपी के अंदर सिंध का ये एतराज था कि पीएसडीपी में सिंध को इग्नोर किया गया था पिछले दौर में और अब उनका ख्याल था कि हमें उसमें ज्यादा फंड मिलना चाहिए या हमारे प्रोजेक्ट ज्यादा आने चाहिए, तो उसके ऊपर रखा गया कि पीएसडीपी के ऊपर भी मशावरत होगी बराबर। सो हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर भी हमारी जो जमात थी, जमात की तरफ से मुस्लिम लीग को ये बात बताई गई कि जो चीजें हमारी तय हैं उसके ऊपर सही तरह अमल नहीं हो रहा। अब उसको ज्यादा बेहतर था कि उसको टाइमली उसके ऊपर एक्शन कर लिया जाता। अनफॉर्चुनेटली उसको वो उस तरह सीरियसली नहीं लिया गया या उसकी तरफ तवज्जो उतनी नहीं दी गई। भला आलम मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन अब जब हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है तो सारी पार्लिमानी पार्टी और पंजाब वाले और सिंध वाले और बाकी
उन सब ने चेयरमैन साहब से कहा कि हमारे साथ तो बिल्कुल इग्नोरेंस हो गई, टोटल हम फारिग हुए इसमें, इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो हमारे भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, हमारे भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे भी बाकी इश्यूज हैं, उसका भी देखना है। कता कलामी माफ, लेकिन ये अभामी कैफियत जो पैदा हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी साथ देगी या नहीं, बजट पास कराएगी या नहीं, ये अब भी वहीं सवालात खड़े हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कोई सवाल। सवाल ये है कि वो जब मामला अटक गया, उसके ऊपर भी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके अपने सीनियर मेंबरान को भेज दिया, लेकिन एहतजाज किया, और वो सिर्फ स्पीच के अंदर था। अब हमारे मेंबरान वहां, उनके लिए जो गदगदी खत्म हो गई, उसके ऊपर बैठ के वज़ीर आज़म के लेवल पे बातचीत हुई, हमारी कमेटी के लेवल पे बातचीत हुई, पंजाब की गवर्नमेंट से बातचीत हुई। तो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये जो तासर दिया जाता है ना कि पीपल्स पार्टी ने एन मौके पे आके पता नहीं क्या कर दिया और मुफाद कोई लेना चाहा और कोई हमने कोई नाजायज मुतालबे कर दिए, ऐसा कतई कुछ नहीं है। 100% हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ वो तावन रखिए, आप हमारी जमात को स्पेस देंगे। अगर आप सिंध में कुछ समझते हैं कि आपको चाहिए तो हम हाजिर हैं, आपके मेंबरान का भी हक है। सो ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कुछ चीजें जब भी इत्तेहाद बनते हैं, जब पीटीआई का इत्तेहाद बना था, इनका भी कुछ एडजस्टमेंट थी, इसी तरह इस गवर्नमेंट के जो इत्तेहाद बने उनकी भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है। सो उस एडजस्टमेंट के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो एड्रेस हो गए हैं, और कमेटियां बैठ के, मीटिंगें बैठ के, याद रखिए ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें जब भी कंसल्टेटिव प्रोसेस, जब कभी इख्तलाफ आ जाते हैं तो इसी तरह मुशावरती अमल के जरिए मामले हल किए जाते हैं, अथॉरिटी के जरिए तो नहीं होते। और आखिरी बात यह है कि आइंदा के लिए ये ना होता तो बहुत अच्छा था, ऐसा ना होता और टाइमली चीजों को एड्रेस कर लिया जाता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सवाल पैदा होता है कमर ज़बान कायरा साहब। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नून से इसका जवाब लिया जाएगा कि आया अगर कोई मुआहदा हुआ है तो उससे इन्हिराफ कौन कर रहा है, उससे रूगर्दानी क्यों की जा रही है। एक ब्रेक के बाद शहज़ाद मंसर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शहज़ादा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा, कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, कोई कमेंट करना चाहेंगी? उसके बाद फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। जी, मैं यही कहूँगी कि जिस सिंस पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और जैसे कि कायरा साहब ने कहा, उसमें कई दफ़ा कोalition भी बनानी पड़ती है मुल्क के वसीतर मफाद में। हमने जो इनके साथ मुआहिदे किए, जो इन्होंने कहा था, जो इनकी बेसिक और बड़ी डिमांड्स थी, वो सारी पूरी हुई, और जो इनको लगा कि नहीं भी पूरी हो सकी, हम अपने इत्तेहादियों की बहुत इज्जत भी करते हैं, हम समझते हैं कि हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे भी बढ़ना है। तो इसलिए जो चीज़ें नहीं भी हो सकी, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात रह भी गए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बैठ के उनको हल करने की कोशिश की, और अब पंजाब के लेवल पे कमिटीज़ भी बन गई हैं जो मज़ीद जो चीज़ें रह गई उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें, यही होता है, दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़, कि आपस में बैठें, बात करें, मामलात का हल निकालें। जब भी बैठते हैं, बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो मामलात का हल निकल आता है। सिर्फ मसला तब होता है जब कोई बैठने को तैयार ना हो, जब कोई बात करने को तैयार ना हो, जब कोई समझे कि सिर्फ वो ही वो है और एक ही पार्टी है। जब यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश की गई, मसले तब आए और पाकिस्तान तब मुश्किलात की तरफ को गया। लेकिन जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उस वक़्त से हम और हमारी तमाम इत्तेहादी जमातें, मज़ीद भी जो इत्तेहादी जमातें हमारे साथ शामिल हैं, PDM में भी शामिल रहीं, अभी भी शामिल हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कोई तहरीरी मुआहदा आप दोनों जमातों के दरमियान हुआ है और पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि आप लोग उससे जो है वो इन्हिराफ कर रहे हैं उन मुआहदों के ऊपर सही तरीके से। जी, एक मिनट रुकिए। जी जी, कायरा साहब, बिल्कुल नहीं कहा कि इन्हिराफ कर रहे हैं, मैंने ये लफ्ज नहीं कहा। मुतादिद रहनुमा आपकी कह रहे हैं सर, पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं के बयानात और रिकॉर्ड हैं। हसन मुर्तजा साहब, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जी जी, तो मैं डॉक्टर साहिबा से इसका जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। डॉक्टर साहिबा जी बताइएगा। सवाल ये करें, मैंने ये नहीं कहा कि इन्हिराफ कर रहे हैं, मैंने कहा सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है, मैं ये पूछ लूं पहले उनसे। लफ्जों का हेरफेर होता है जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हसन मुर्तजा साहब का स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह का ही था। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आप प्रोग्राम में मुझे बिठा के बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा उसके ऊपर सवाल करें ना। जी डॉक्टर साहिबा बताइएगा। जी, मेरा ख्याल है
पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये थे कि शायद बजट के ऊपर पूरे तरीके से इनके साथ डिस्कशन नहीं हुई बजट बनने से पहले। हालांकि हम यही समझते हैं, हमारे जो मुख्तलिफ जो टीम थी, जो फाइनेंशियल टीम थी, उनके ख्याल में कि वो उनकी होती रही। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि अब ये मामला हल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कोalition गवर्नमेंट में, पार्टीज के अंदर कोई थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उधर हो गई होगी, कुछ हमें हो गई होगी, लेकिन अब ये सारी बातें बैठ के डिस्कस भी हो गई हैं, इनके ऊपर बात भी हो चुकी है और इन मामलात को हल भी कर दिया गया है। और मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कि हम कहें कि हमने इनहराफ किया, जो आईनी उहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहे थे वो उनको मिल गए, यानी कि जो बेसिक और बड़ी चीज़ें थी वो हो गई। सिर्फ बजट जब आया है तो थोड़ी सी जो हम तक बात पहुंची वो यही पहुंची कि वो ज्यादा डिस्कशन या ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। हमने अपनी तरफ से इनको इन्वॉल्व किया भी, इनके साथ डिस्कशंस की भी, लेकिन फिर भी शायद वो पूरी ना हो सकी। तो अब वो हो गई हैं चीजें, वो मामला डिस्कस भी हो गए हैं और अब हम आगे मूव ऑन भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ। जी कायरा साहब जी। कल का बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है कराची में, जी उस स्पीच में सामने रख लीजिए, ये जो आपके सारे सवाल हैं उन्होंने एड्रेस कर दिए। अगर मेरे लेवल पे या किसी और दोस्त की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से या हमारी तरफ से और पे कही है, तलब कही है, तो जो बात लीडरशिप के लेवल पे आ जाती है उसके बाद मेरी और बाकियों की कही हुई बातें खत्म हो जाती है। बिलावल साहब ने कल अपनी स्पीच के अंदर कल सारी चीजें वाजे कर दी। सारी चीजें वाजे हो गई हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के जो है वो अभी बरकरार हैं या वो भी खत्म हो चुके हैं? मेरे अजीज, मैंने अर्ज किया कि बिलावल साहब की स्पीच के कंटेंट जरा खोल के देखिएगा। हमारी मीटिंगें आइंदा भी होती रहेंगी, अब भी हो रही हैं। ये कोई 2+2 तो नहीं होता ना। जी। आपने डेली लेजिस्लेशन में कई इश्यूज के ऊपर बातें करनी है, ये होती रहेंगी। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल का इशू था वजीर आजम साहब का, उन्होंने कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीयत में मुझे कोई शक नहीं है। ये जो कुछ हुआ अब सेटल हो गया है, ये ना होता तो बेहतर होता। ये बातें सारी उन्होंने कल कही। सही, ठीक है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये आप बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे जब पहले गुफ्तगू हो रही थी तो आपने जो है वो सारी अच्छी बातें गिनवाई, लेकिन ये भी बताइएगा सर, अगर आपके नाकदीन की ज़बान को मद्देनज़र रखा जाए तो वो कहते हैं कि जी CPEC बंद करवाने वाले आप, मईशत का भट्टा बैठाने वाले आप, IMF की जो है वो शराइत पे अमल दरामद करवाने वाले आप, तो फिर जनाबे वाला इतनी अच्छी सूरत हाल कैसे थी इन तमाम तर बुरी बातों के साथ? जी हुमायूं साहब, अनफॉर्चुनेटली सच एक्चुअली इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली सच ये लोग बोलते नहीं हैं। जो CPEC के लिहाज से था वो इवन चाइना ने कह दिया था कि वो बंद करने की बात की, वो जस्ट स्लो डाउन हुआ था और कोविड के बाद वो दोबारा फुल पेस पे चल पड़ा था। तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी बात जो आपने कही है कि ये CPEC के अलावा के बाकी चीजें डाउन हो गई थी, हमारा जितने भी हमारे पैरामीटर थे वो हमने 4 महीने पहले अचीव करके हैं। जैसे इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने इस दफा लेट्स से 13 खरब के करीब इन लोगों ने या 12 खरब रखा हुआ है कि हम लोग टैक्सेस के मद में या अपनी जो इकोनॉमी वो करेंगे। अगर फर्ज करें ये ले लेते हैं जनवरी के एंड में या फरवरी में ये अचीव कर लेते हैं, तो जो 3 महीने रहते हैं और उनमें ये उसको सरपास करेंगे, तो एक अच्छी हुकूमत ये होगी कि अपने टारगेट को सामने रखते हुए जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आवाम की तरफ मुंतकिल करेगी और उनको सब्सिडाइज करेगी चीजों के ऊपर। एग्जैक्टली वही काम किया था कि जो हमने सरप्लस चीजें जो हमने अपने टारगेट से अचीव कर ली थी, उसके बाद की जो चीजें थी हमने कहा था थोड़ा सा रिलीफ देते थे, नथिंग एल्स। नंबर 2, अगर फर्ज करें एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि ये 10 रुपए महंगा कर दो, ये 5 रुपए सस्ता कर दो, तो अगर ये लोग एज ए गवर्नमेंट आए थे, ये उसको चेंज कर देते। अगर एक गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है तो वही गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको रिवर्स कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चीजें रिवर्स की है। इन्होंने सारे जो अपने आप को बचाने वाले सारे बिल पास कर लिए, अपने आप को बचाने वाली जो जिस चीज में ये फंस रहे थे उन सारी चीजों को रिवर्स कर लिया है। तो जहां ये रिवर्स कर सकते थे बाकी भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान हर
लिहाज से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मुझे अफसोस एक बात का होता है, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कायरा साहब जैसे बहुत अच्छे, मतलब मैं इनको बड़ा पुराना सुनता भी आ रहा हूँ, मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं था तभी ये उन चंद लोगों में से जिनकी मैं कदर करता था, क्योंकि ये एक उसूल की हमेशा सियासत करते रहे हैं। बाकी सब लोग कुछ भी कहते थे, ये अपने उसूल के लिहाज से करते थे। लेकिन अफसोस इस बात है कि इन जैसे सियासतदान आज खामोश है कि जिस तरीके से फस्तायत चल रही है, इनको पता है कि इनके कोलीग्स को जिस तरीके से जेलों में डाला जा रहा है, MP3 MPO3 के तहत, कभी एक जगह से कभी जिस तरीके से औरतों को पंजाब की गर्मी में, गुजरांवाला की गर्मी में सारा दिन 47-45 डिग्री में पुलिस चक्कर में, ये उस पे खामोश है। मुझे अफसोस इस बात का होता है, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो इस किस्म का काम करना शुरू कर दें कि जिससे जो ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड आगे के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का होता है। बाकी फॉर्म 47-45 ये चलता रहता है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कमर साहब, आप बता दें सर कि एक गिला किया जा रहा है आपसे कि आप लोग उसूली सियासत करते थे, लेकिन आप लोगों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप लोग खामोश हैं। देखिए, मेरी जमात का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है, हम कोई बहुत ज़्यादा रियासत के साथ टकराव की कैफियत में जाने की बजाय एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। हमारे साथ माजी में बहुत कुछ हुआ और हम आज भी समझते हैं, और न सिर्फ समझते हैं बल्कि मुख्तलिफ मौके पे हमने, हमारी क़यादत ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस और टेलीविजन सब कुछ कहा है। अब मसला ये है कि अगर आप एक तरफ से आप ये कहें कि मैं पॉलिटिकल फोर्सेस को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं, इनके साथ बैठ के मामला फहमी करने को तैयार नहीं हूं, वे फॉरवर्ड डिजाइन करने को तैयार नहीं हूं, आप पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठे होंगे तो आपकी ताकत होगी। जिस दिन हमने COD किया था उस दिन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इकट्ठे होके 18वीं तरमीम भी कर ली थी, NFC भी कर लिया था, बाकी भी सारा कुछ कर लिया था। अगर आप इस मामले से अपनी बाकी कौम की जो उनके तजर्बे हैं उससे नहीं सीखना चाहते, उस पर नहीं अमल करना चाहते, और आप बिल्कुल ही एक ऐसा तसादुम का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, गुफ्तगू में भी, एक्ट्स में भी, इदारों के साथ भी, तो फिर नेचुरली पॉलिटिकल फोर्सेस कमजोर होती हैं। हम आज भी समझते हैं। मुझे बहुत एहतराम है अपनी उन तमाम बहनों का जो आज जेलों में हैं, मेरी बहनें भी जेलों में थी, और मुझे अफसोस ये है कि इमरान खान के दौर में ईद वाले दिन फरयाल तालपुर साहबा को अस्पताल से उठा के जेल भेजा गया था। अब किसके हुक्म पे कहा गया था, मैं कहूंगा तो बात तल्ख हो जाएगी। अच्छा, कायरा साहब, एक और टॉपिक हम लोगों को आज जो है वो हाईलाइट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीन का जो है वो हालिया दौरा हुआ है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक चीनी वज़ीर की जानिब से ही कहा गया है कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। और आज एक जो है वो इजलास भी हुआ है नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का। आपको क्या लगता है सर, सरमायाकारी के हवाले से, या अगर लोग जो हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी इकदाम जो है वो चैलेंजिंग होते जाएंगे मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पहली बात, छोटी सी पहले एक बात गुजारिश कर लूं। मेरे भाई ने कहा, मुझे मेमन साहब का बहुत एहतराम है, बातें मेरा भी उनसे मुख्तलिफ हो सकता है, मुझे उनकी राय का भी एहतराम है, लेकिन एक बात याद रखिए, आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आप बिला वजह अमेरिका को अपने नाराज करके बैठ गए। अगर वजह हो तो नाराज होते हैं तो हो जाए। आप यूरोप के साथ अलग होकर बैठ गए। चाइना को सिर्फ इसलिए नहीं कि कोविड आ गया था, बल्कि आपने CPEC प्रोजेक्ट्स के अंदर बगैर सोचे समझे आपने नैब के हवाले केसेस करने शुरू कर दिए, और उसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसकी वजह से चाइनीज, और हम बार बार कहते रहे कि चाइनीज, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं था, हम बार बार कहते रहे कि चाइनीज इन मामलात में बहुत सेंसिटिव है, प्लीज ऐसा ना करें। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड रीजन है तो तरीके से उनके साथ शेयर कर लें और मामला से हल करें। उसके ऊपर बहुत बार बड़ा एहतजाज हुआ। सऊदी अरब को नाराज हमने किया था। सो आप अपने तमाम दोस्तों को नाराज करके बैठ जाएं खारजा पॉलिसी में, और आप कहें कि हमने बहुत कामयाबियां हासिल कर ली, तो आपका अपना हुस्न ज़ान है। रही बात आपकी, मैं सिंपल ये गुजारिश करूंगा जी कि इकोनॉमी किसी एक साल में, किसी 2 साल में अचानक सारा टर्न अराउंड नहीं हो सकता। ये एक मुश्किल फेज है बहुत। इससे पहले भी ना इमरान खान के पास आसानियां थी, ना आज की गवर्नमेंट के पास आसानियां हैं, ना उसकी पहली गवर्नमेंटों के पास आसानियां थी।
और आपने लोगों को रिलीफ देना है, बड़ा आसान काम होता है रिलीफ की बातें करना। कोई हुकूमत नहीं चाहती, इवन कोई डिक्टेटर नहीं चाहता कि वो लोगों में अनपॉपुलर हो जाए। तो अनपॉपुलर या मुश्किल फैसले या तल्ख फैसले करते हुए हमेशा उसकी पॉलिटिकल कीमत होती है, जो भी कमेंट करे, और उसकी कीमत आज की गवर्नमेंट अदा कर रही है। और आज तल्ख फैसले किए हैं, क्योंकि तल्ख फैसलों के बगैर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेंगी, जब बैठी हैं उन्होंने बैठ के मामला फहमी की है, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। किसी एक जमात, किसी एक लीडर के पास ख्वाब तो हो सकते हैं, लेकिन उसके पास सोल्यूशन नहीं है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब की जानिब से जो है वो मुतालबा किया गया है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की जाए इस हवाले से, और सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर जो है वो एक मौसर इक़दाम जो है वो सामने लाए जाए। क्या कहेंगी इस पर? जी मैं सिर्फ एक तो पहले थोड़ी सी बात ये ज़रूर करना चाहूँगी कि जो सेनेटर साहब हैं उन्होंने बार बार अपनी सारी चीज़ में ये बात की कि ये झूठ बोलते हैं। यही इनकी जमात का ये वतीरा है कि इस तरह के अल्फाज बयान करना, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करना दूसरे के लिए, बगैर सबूत के दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगा देना, और फिर खुद वही चीज़ करनी, और फिर खुद बगैर देखे, बगैर किसी सबूत के बातें करते जाना। सीपेक की ये बात कर रहे हैं, तो सीपेक का पहले तो जिस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आना था तो इनके धरने की वजह से वो डिले हुआ। उसके बाद इनके वज़ीरान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे काफ़ी कुछ इस तरह की बातें की और कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, जिससे चीन हमसे नाराज हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बहुत कामयाब दौरा रहा चीन का, जिसके बाद के सीपेक फेज 2 शुरू हुआ है। और आज जो नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने की, उसमें उन्होंने बड़ा दो टोक ये कहा है कि रियासत को मजबूती से किसी भी किस्म के खतरे को दबाना पड़ेगा। अगर हम एक अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काबू पा सकेंगे तो फिर उसके बाद ही हम मईशत की जो पहिया है वो दोबारा से चल सकेगा। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि बीइंग अ फेडरेशन और 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबों के ऊपर भी काफी इन चीजों की जिम्मेदारियां हैं। तमाम सूबे भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कोई रियासत किसी किस्म की दहशतगर्दी या किसी किस्म की इस किस्म के जो मामलात होते हैं उनके ऊपर नरमी नहीं दिखा सकती। हमें बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्ती से इस चीज के साथ निपटना पड़ेगा, और तमाम जो हमारी अफवाज हैं और जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो मिल के इस चीज के ऊपर बहुत सख्ती से इनसे निपटेंगी, इनके ऊपर काबू पाएंगी, ताकि हमारी मईशत भी बेहतरी की तरफ जा सके। और यही चीज है, यही बात है जिसमें कि इस जो चाइना से आई है, अभी उनका एक बड़ा वक्त आया है, उसमें मुझे बड़ी खुशी कि तमाम पार्टी से लोग किया गया और तमाम पार्टीज उसमें आई। तमाम ने इस चीज का एक इजहार किया कि हम सीपेक के लिए हम सब मुत्तहद है, क्योंकि ये पाकिस्तान के फायदे में। यही हमें आगे मिलके जो हमें चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उन सब चीजों के लिए जो कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, जिनके ऊपर के हमें बिल्कुल साथ बैठकर जो है वो मसला हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। सेंटर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद साहब जो है वो इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर बात दरअसल ये कायरा साहब और सारे लोग जो है वो यही बात कर रहे हैं कि सर खारजा सतह पर जो है वो आप लोगों ने दोस्तों को नाराज किया, खारजा सतह पर मैदान खाली छोड़ दिया। छोटा सा एक जुमला कह दूं सिर्फ, देखिए इस तरह है ये बात मैं जी कायरा साहब का एक मिनट जी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी कायरा साहब, ये जो मैं अपोजिशन जमातों को, मेरी बहन ने भी कहा, मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जमातों ने इस पे बहुत किया है। सीपैक के ऊपर चाइनीज को जिस तरह एश्योरेंस दी गई है, सिक्योरिटी की सूरत हाल को इम्प्रूव ग्रेजुअली किया जाएगा, इंशाल्लाह किया जाएगा। पहले भी लड़ाई है, लेकिन एक तहफ़्फ़ुज़ उनको ये दिया गया कि सारी जमातें उस पर मुत्तफिक हैं, उसमें पीटीआई भी है, जेयूआई भी है, बाकी जमातें भी हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट, यही वो रवैया है जिसपे हमें कौमी इश्यूज के ऊपर ये रवैया अख्तियार करने की जी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब जी बताइएगा सर। मैं बात कर लूं, देखिए इस तरह है कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ सीपैक के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की बका जो है वो असल में अपने आप को बेहतर करने में है। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ बात करना बहुत जरूरी
है, लेकिन उनके सामने बिच जाना और हर वो चीज जो कि पाकिस्तान को सबसे नुकसान को अमेरिका के साथ जो वॉर ऑफ टेरर के अंदर जो हमारी लड़ाई नीति उसमें घुसने से पाकिस्तान को हुआ, ये वो चीजें थी जिसमें आपको स्टैंड लेना था। नंबर 2, जो सच और झूठ की बात है वो तो हमने जुबैर साहब जो कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के जो पर्सन थे उन्होंने बता दिया कि सच क्या है झूठ क्या है। उन्होंने एक एक चीज करके बता दिया किस तरीके से उनसे किस तरीके से सारी बातें हुई हैं, और ये आज तक जो पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ बोला जा रहा था उन्होंने साफ बता दिया कि क्या था। अब इसके बाद कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है ये हम सबको पता चल गया। इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर जरा से भी किसी में वो होना तो वो अपने आप को वो लोगों के सामने एहतसाब के लिए कर ले, लोगों के सामने एहतसाब के लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शिजरा मनसब अली साहिबा, रुकनी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम चैलेंजिंग हो जाएंगे, और वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जो है बड़ा अहमियत का हामिल है कि सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना खतरनाक रविश है, और इस पर आगे आने वाले वक्तों में कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदान, चाहे वो हुकूमती हो या अपोजिशन से ताल्लुक रखते हो, वो बैठकर क्या स्ट्रेटजी बताते हैं, आने वाले वक्तों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।